कि हमारे आदरणीय नेता ने इतना ही दिन में मेडल लाओ और नौकरी पाओ। खेल जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। क्रेडिट ले रहे थे। अरे भैया, क्रेडिट आप 17 साल में क्यों नहीं क्रेडिट लेने का काम किया? आपने 17 साल में क्यों नहीं ये काम करने का काम किए? एक युवा नेता आपको आकर के बहुत चिंतित थे हमारे आदरणीय नेता कि जब भी नीति आयोग का रिपोर्ट निकलता था तो बिहार सबसे नीचे पायदान पर हर क्षेत्र में रहता था। हमारे नेता का सोच है कि नंबर 1 बिहार कैसे बनेगा, 1 to 10 में बिहार की गिनती इस देश में कैसे होगा। आप राम मंदिर जरूर बनाए, लेकिन उस मंदिर का जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो किन लोगों की एंट्री थी? अंबानी का, अडानी का, फिल्म इंडस्ट्री का। घर घर मैडम अक्षत कलश बांटा गया। अरे भैया, अक्षत कलश बांटने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो रोज अक्षत कलश बांटे। देखिए, राम मंदिर बना दिए, मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगी ये राम के मानने वाले भी नहीं हैं। देश की बड़ी आबादी खुश है। नहीं, देश की बड़ी आबादी आपको लगता है खुश है, ठीक है, मंदिर बनाए, धन्यवाद है, आप मंदिर बना दिए। आप अपने घर से रुपया लेके नहीं बनाए, देश का रुपया लेके बनाए। देश का जो व्हाइट मनी था, ऐसे कहे हम प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार रहेंगे, ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी सब देश का करोड़ों करोड़ व्हाइट मनी लेके चला गया। और आपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को जो है करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया लेकर के ऋण माफ कर रहे हैं। मैम, पूरे देश में सीए एनआरसी लागू हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीए और एनआरसी जो ये लागू कर रहे हैं तो ये हिंदुत्व के नारा दे रहे हैं। देखिए, ये सीए में क्या है, ये बोले थे कि हम सिख को, ईसाई को, पारस को, बौद्धिस्ट को, सब कुछ एक हिंदू को और एक कौम को, जहाँ मुस्लिम हैं, एक कौम को आप टारगेट कर रहे हैं। अरे आप तो चाहते हो कि भाई भाई में दंगा हो, आप चाहते हो कि देश में अमन चैन नहीं रहे। मैडम, थोड़ा सा मौजूदा राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं कि जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग की बात हो गई, जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है, और आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी तक सीट शेयरिंग का क्लियर नहीं हो पा रहा। पेच कहाँ अटक रहा है मैडम? हमारे यहाँ कोई पेच नहीं अटक रहा है। पेच का अटक जो है, पेट में दर्द जो है बीजेपी को हो रहा है। वो लोग अपने यहाँ क्या बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने घर को नहीं देखते हैं। उनका सीट मैडम क्लियर हो? अरे भैया, उनका सीट जो क्लियर हुआ है, कोई बोलता है उनके पास दम है बोलने का? हमारे यहाँ सारे लोग स्वतंत्र हैं, सब बात हो रही है, दिया जाएगा। वो जानना चाहते हैं कौन कैंडिडेट आ रहा है, कि डर बना हुआ है, काम तो किया नहीं है, कौन कैंडिडेट आ रहा है जिससे मेरा मुकाबला होने वाला है, इसी डर से इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, मुकेश सहनी आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमारा यहाँ दरवाजा खुला हुआ है, जो लोग आएंगे उनका वेलकम है। आने वाले से न पूछिए कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक मुद्दा ये भी चर्चा में है मैडम कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच जो पार्टी का टूट हुआ, और अभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अभी इंडिया गठबंधन में चले गए हैं। पशुपति पारस आज ही इस्तीफा दे दिए। क्या कहेंगे उनको लेकर? वो आपकी तरफ आ रहे हैं या उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि ये उनका अंदरूनी मामला है, वो जाने वो लोग। बीजेपी इसी जगह तो लोग समझे, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, जहाँ फायदा है उसको साथ रहेगा, जहाँ फायदा नहीं है उसको दरकिनार करता है। तो ये तो वो दोनों भतीजा और जो है चाचा सोचे। हो सकता है कि कल उसे भी दरकिनार होना पड़े, चिराग को भी। इससे फायदा नहीं है तो चिराग को भी गेट आउट रास्ता दिखाना, गो टू पवेलियन करना पड़े। तो वहाँ पर जो है फायदे की बात होती है, तो उन लोगों के अंदरूनी मामले, उनके पार्टी का मामला है, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। क्योंकि पशुपति पारस कह रहे हैं कि मेरे लिए दरवाजा खोला, हम कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो उनके मन की बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। मैडम, एक लास्ट सवाल ये लेंगे कि जिस लोकसभा क्षेत्र से आप आती है, बेगूसराय, और वहाँ कई चर्चे अभी सामने हैं, लेकिन अभी तो सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हुआ है, किनको देख रहे हैं उम्मीदवार के रूप में? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको पहले तो ये हो जाए कि वो सीट जा किनको रहा है, और जिनको भी सीट जाएगा तो इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट आएंगे, वो कैंडिडेट जो वर्तमान में है वहाँ के एमपी, उन पे भारी पड़ेगा, और सारे के सारे लोग उनको जिताने का काम करेंगे। इसलिए भी कि बिहार में 40 पूर्व में जो चुनाव हुआ, उसमें बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को देने का काम किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहारियों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। ना विशेष राज्य का दर्जा दिए, न विशेष पैकेज दिए, कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा, जीएसटी से लेकर नोटबंदी तक का सामना करना पड़ा, और सारे सरकारी सेक्टर को जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किए थे, सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए, और पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तरने के लिए। और एक तरफ आप देखेंगे तो 17 साल जो गठबंधन में वो लोग रहे, 17 साल बनाम 17 महीना हुआ, और उस 17 महीनों में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो युवाओं का आइकॉन हैं, जो यहाँ के बेरोजगारों का आस हैं, उन्होंने 17 महीना में ही आप देखे होंगे एक एक दिन में 1-1 लाख 20-20 हज़ार नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 17 महीनों में
5 लाख नौकरी देने का काम किए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हमारे आदरणीय नेता बोलते थे, जिसका उदाहरण उन्होंने जातिगत गणना करने का काम किए। और उन्होंने जातिगत गणना करके जो आरक्षण कोटा था अति पिछड़ा भाइयों को खास करके 20% से 25% किया गया, दलित भाइयों को 20% किया गया। आप देखे होंगे कि जो आदिवासी लोग हैं उनका भी कोटा बढ़ाया गया। जो प्रगतिशील समाज के लोग थे ये खाली बोलते थे, लेकिन उनको जो है निश्चित रूप से संविधान में हक मिले वो उन्होंने काम नहीं किया। और सारे आरक्षण कोटा को उन्होंने 75% काम देने का काम किया कि जिसकी दूसरी बात वो आप देखे होंगे सिर्फ इतना ही नहीं किया, केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया कि इससे 9वीं सूची में शामिल किया जाए। और केंद्र सरकार अगर नहीं कर रही थी तो सारे लोगों 75% को ठग रहे हैं। तो आप एक चीज़ और भी देखिएगा कि IT सेल का हमारे आदरणीय नेता ने निर्माण किया। हमारे आदरणीय नेता ने इतना ही दिन में मेडल ला और नौकरी पाओ, खेल जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। क्रेडिट ले रहे थे। अरे भैया क्रेडिट आप 17 साल में क्यों नहीं क्रेडिट लेने का काम किया? आपने 17 साल में क्यों नहीं ये काम करने का काम किए? एक युवा नेता आपको आकर के बहुत चिंतित थे हमारे आदरणीय नेता कि जब भी नीति आयोग का रिपोर्ट निकलता था तो बिहार सबसे नीचे पायदान पर हर क्षेत्र में रहता था। हमारे नेता का सोच है कि नंबर 1 बिहार कैसे बनेगा, 1 to 10 में बिहार की गिनती इस देश में कैसे होगा। और जो कमर तोड़ महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी जो इस समाज का सबसे बड़ा बीमारी है, कैंसर के रूप में आज फैला हुआ है, उसको किस तरह से नेता हमारे उखाड़ फेंकने का जो उन्होंने संकल्प लिए थे, उस संकल्प पर आज भी मेरे नेता दृढ़ संकल्पित हैं कि अगर हमारे जो जनता मालिक हैं उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो बड़े पार्टी के रूप में हमारी जनता ने उन्हें जिताने का काम किए, लेकिन कुछ बेईमानों ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम किए। काम करने वाले लोग यही समझ सकते हैं जोड़ तोड़ के किस तरह से लोग राजनीति करते हैं। इस बिहार के जनता को किस तरह से जो है चाहते हैं कि यहाँ अंधेरा कायम रहे और मेरा राज चलता रहे। ये नहीं चाहते हैं कि जो युवा के चेहरे पर मुस्कान आए, युवा के घर तक जो उजाला गया है, युवा के हाथों में जो नौकरी मिली है, अस्थायी नौकरी मिली है, जो युवा निराश हो गए थे जिंदगी से, जो सुसाइड करना चाहते थे, आज वे खुशहाली जीवन जीना चाहते हैं, एक सपना देख रहे हैं अपने परिवार का। ऐसे लोगों के साथ जो है ये वर्तमान सरकार कभी भी न्याय नहीं कर सकती। एक आखिरी सवाल मैडम कि जिस तरीके से पिछले 2019 की चुनाव को लिया जाए तो 2000 पूरे 40 सीट पर बिहार में आपका खाता नहीं खुला था, कहीं आप नहीं दिख रहे थे। तो इस बार कहाँ तक टक्कर ले रहे हैं, क्या देखते हैं? आरजेडी कहाँ तक रहेगी, इंडिया गठबंधन कहाँ तक काम करेगी? देखिए राजनीति में कभी भी इंड नहीं होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार जो है, वक्त के अनुसार जो है समय करवटें बदलते रहती है। आप देखे होंगे कि जब भी इस राजपाट में लोगों को मोटिवेट किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, प्रलोभन दिया गया कि 15-15 लाख रुपया हर के खाते पे चला जाएगा, लोग लालच में आ गया कि हम 8 परिवार हैं 15-15 लाख रुपया आ जाएगा, हम 10 परिवार हैं तो 15-15 1.5 करोड़ रुपया कौन आदमी रहेगा जो वोट नहीं देगा। जहाँ 5 परिवार है और 15-15 लाख आएगा, 75 लाख फ्री में मिल रहा है, तो कौन लोग कहेगा वोट नहीं देंगे? किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना कर देंगे, कौन किसान होगा? ये देश कृषि प्रधान देश है, ये राज्य कृषि प्रधान देश है, यहाँ 75% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो कौन लोग नहीं चाहेगा खुशहाल कि हमको खुशहाली आएगा, बिना कमाए हुए धन आएगा। महिला को का उजाला योजना के तहत जो है हम फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं और देंगे। गैस 400 का सिलेंडर 1200 पर पहुँच गया। लालच पर लालच, लालच पर लालच। और जब वोट लिया हो गया तो सब जुमलेबाजी में बदल गया। तो उस लालच में लोग फंस गया। और जब अब लोगों को हकीकत पता चला, महिलाओं को हकीकत पता चला कि ये सरकार कभी महिला का जो है हितैषी नहीं है। अगर महिला का हितैषी होता तो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली, इस देश का गौरव को बढ़ाने वाली पहलवान लड़कियों का इनके संसद ने यौन शोषण करने का काम किया और भारत का प्रधानमंत्री चुप रहे, बचाने का काम किए। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री देश विदेश घूम रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, चुप रहे। आप देखे होंगे BHU में छात्रा के साथ इनके लोगों ने रेप किया और प्रधानमंत्री चुप रहे। आप देखे होंगे हसरत का कांड किस तरह से हुआ, निर्भया कांड किस तरह से हुआ। तो इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि कहते हैं भारत माता की जय हो, और भारत की माता को बेसिंगार करने का काम किए। काजल पर, स्नो पर, पाउडर पर, लिपस्टिक पर, सब पर GST लगाने का काम किए, सिंदूर पर। आज महिला एक बिंदी लगाने के लिए भी उसको सोचना पड़ रहा है। आज देश की बड़ी आबादी जो है, जो बहुसंख्यक कही जाती है, उनके लिए काम भी तो हुआ है, राम मंदिर बन गया है, बहुत सारी डेवलपमेंट की काम हो रही है। देखिए राम मंदिर बना दिए, मैं राम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगी ये राम के मानने वाले भी नहीं है। देश की बड़ी आबादी खुश नहीं, है? नहीं, देश की बड़ी आबादी आपको लगता है खुश है, ठीक है, मंदिर बनाए, धन्यवाद है, आप मंदिर बना दिए। आप अपने घर से रुपया लेके नहीं बनाए, देश का रुपया लेके बनाए। देश का जो व्हाइट मनी था, ऐसे कहे हम प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार रहेंगे, ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब देश का करोड़ों करोड़ व्हाइट मनी लेके चला गया। और आपने अडानी अंबानी जैसे लोगों को जो है करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया लेकर के ऋण माफ कर रहे हैं और कहते हैं हम राम मंदिर बना करके। इमोशनल ब्लैकमेल,
इनके यहाँ गाय गंगा और दंगा के सिवा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद, कभी मंदिर का नाम लेंगे, कभी मस्जिद का नाम लेंगे, कभी श्मशान का बात करेंगे, कभी कब्रिस्तान का बात करेंगे। अरे मुद्दा की बात करिए ना, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? 15-15 लाख रुपया लागत मूल्य का किसान आया धरना देने के लिए, तो आपने स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया। किसान आया कि हम जाते हैं एमएसपी लागू करिए, एमएसपी पर विचार करिए, तो आपने उसको जो है सड़क पर कील ठुकवाने का काम किया। तो ये जो है, जो आताताईपनी है, ये जो है देश के लोगों के साथ जो ज्यादती है, तो आधी आबादी कहते हैं बड़ी आबादी राम मंदिर से खुश है। आप राम से शिक्षा लीजिए ना। राम कौन लोगों को आगे बढ़ाए? राम के साथ कौन सेना थे? जामवंत थे, सुग्रीव थे, वो अंगद थे, ये सब जो है हनुमान जी थे। ये सब आदिवासी कोल भील को लेकर के, बांदरी सेना को लेकर के राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई की, विजय हासिल किया। यही गरीब गुरबा लोग उनको साथ दिया। तो आप गरीब की बात कहाँ करते हैं? आप राम मंदिर जरूर बनाए, लेकिन उस मंदिर का जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो किन लोगों की एंट्री थी? अंबानी का, अडानी का, फिल्म इंडस्ट्री का। घर घर मैडम अक्षत कलश बांटा गया। अरे भैया, अक्षत कलश बांटने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो रोज अक्षत कलश बांटे, हम भी उनके साथ हैं। आप राम मंदिर बनावाते हैं, लेकिन जब वो वही व्यक्ति मंदिर में जाता है तो भगवान छुआते हैं। तो किस मंदिर की बात करते हैं? किस इंसानियत की बात करते हैं? आप घोड़ी चढ़ के बारात में जाता है मारते हैं, दलित की बात करते हैं। आप उसके ऊपर पेशाब करते हैं, उसको कुछ नहीं करते। तो इस तरह से मुंह फुलाना, मैंने गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं होगा ना। तो आप ठगने का काम करते हैं। देश की जनता, देश के लोग और आधी आबादी भी समझती है कि नरेंद्र मोदी जी ठगते हैं, वादा कुछ करते हैं, बाद में कहते हैं वो सब तो चुनावी जुमला था। तो अभी भी फेंक रहे हैं, उनको तो देना पड़ नहीं रहा है, फेंक रहे हैं। तभी भी चुनाव आया तो पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे, झांसे में लेंगे। तो उनके झांसे में अब जनता आने वाली नहीं है। मैम, पूरे देश में सीए एनआरसी लागू हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सीए और एनआरसी जो ये लागू कर रहे हैं, तो ये हिंदुत्व के नारा दे रहे हैं। देखिए, ये सीए में क्या है, ये बोले थे कि हम सिख को, ईसाई को, पारस को, बौद्धिस्ट को, सब कुछ, एक हिंदू को और एक कौम को, जहाँ मुस्लिम हैं, एक कौम को आप टारगेट कर रहे हैं। अरे आप तो चाहते हो कि भाई भाई में दंगा हो, आप चाहते हो कि देश में अमन चैन नहीं रहे। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबू लालू प्रसाद जी और आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वो उनका कहना है कि जब मंदिर में इंसान रहेगा, इंसान बचेगा तब न मंदिर में घंटा डुलाएगा। जब इंसान रहेगा तब न मस्जिद में नमाज पढ़ने का काम करेगा। जब इंसान रहेगा तब न गिरजाघर में इबादत होगी, प्रेयर होगा। तो हमारे नेता का कहना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कहते हैं कि नहीं, सब भाई नहीं है, एक दुश्मन है और हम जो हैं अलग हैं। तो इस तरह से देश नहीं चलती है। ये देश का संविधान जो आज है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, बाबा भीमराव को बनाया हुआ जो संविधान था, जो आरक्षण है, वो सब पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। आप सुने होंगे कि इनके संसद ने कहा कि 400 सीट होगा तो हम देश का संविधान बदल देंगे। तो आज संविधान बदलने के लिए उतार हुआ है वो संविधान जो इनके ये चाहते हैं कि बाबा भीमराव के अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के जगह पर हम जहाँ मनुस्मृति लागू करें, जहाँ गरीब गुरबा लोग रामायण नहीं पढ़ सकता है, गीता नहीं पढ़ सकता है, वेद नहीं पढ़ सकता है, अगर बोलेगा तो जीभ काट लेगा, जब सुनेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देगा। इस तरह का ये चाहते हैं संविधान रहे। ये देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन इनके नागपुर चल जाइए, वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। क्यों नहीं वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं? इनकी कथनी और कथन करनी बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।